देखिए पेवलॉव जो था ना, एक ये साइकोलॉजिस्ट नहीं था। हम लोग अभी पढ़ेंगे पेवलॉव का कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या चीज? सीखने का अनुबंधन का सिद्धांत। समझे? इसको ढेर सारा नाम से जाना आता है। पेवलॉव का जो थ्योरी है उसको कई नाम से जाना आता है। समझे जी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और उसके बाद एस टाइप ऑफ कंडीशनिंग, ये सारा इसको कहते हैं। समझे? समझे? तो अब ये था कौन? तो ये फिजियोलॉजिस्ट था। फिजियोलॉजिस्ट मतलब ये शरीर का जो संरचना है उसी सब का ही वैज्ञानिक था। तो इसको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, मतलब कैसे हमारे शरीर में पाचन होता है, उसी पर ये कुछ कुछ रिसर्च कर रहा था। समझे? तो उसी रिसर्च के दौरान ये कुत्ते पर एक एक्सपेरिमेंट किया, जो आप लोग शायद ये सब लोग जानते हैं। आप लोग जब पढ़ते हैं ना B.Ed TED में, तो केवल इतना ही एक्सपेरिमेंट आपको याद आता है कि एक कुत्ता था, उसको बक्सा में बंद किया। नहीं जी, तो आपको फिर से बता दे रहे हैं एक्सपेरिमेंट कि कुत्ते को एक बॉक्स में बंद किया गया और उसमें क्या होता था, घंटी बजती थी, उसको भोजन दे दिया जाता था। उसके लिए कुत्ता को हिलना डुलना नहीं, कुत्ता उसी तरफ है, मतलब कुत्ता को प्रयास नहीं कर रहा है। घंटी बजी, कुत्ता के सामने भोजन आ गया, घंटी बजी, कुत्ता के सामने भोजन आ गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराया गया, तो ये देखा ये गया कि अब कुछ प्रयास के बाद, मतलब 5, 7, 10 बार जब इस तरह दोहराया गया एक्सपेरिमेंट को, तो 10-12 प्रयास के बाद देखा गया कि अब केवल घंटी बजने से कुत्ते को मुंह में लार आता है। बात समझ गए? तो केवल घंटी बजने से उसको लार होने लगा, तो इसी को कहा गया कंडीशनिंग। इसको क्या कहा गया? अनुबंधन। समझे? तो इसको अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, या क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत, एस टाइप अनुबंधन, ये सारा चीज को कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसको? क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत, अंग्रेजी में हुआ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी, मतलब अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, और एस टाइप कंडीशनिंग या अनुबंधन। ये क्या हुआ? अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। समझे? तो ये सारा चीज को कहा गया। आपको क्या बताया कि ये जो इस एक्सपेरिमेंट से जो कुछ अपना निष्कर्ष निकाला, तो उसके आधार पर इनको 1904 ईस्वी में संभवतः नोबेल पुरस्कार भी मिला। बात समझे जी? तो इसको भी याद रखना है कि कहीं भी कुछ भी आ सकता है कि नोबेल प्राइज भी इनको मिला। अब हाँ, 1904 में अपने इसी थ्योरी के लिए ये जो दिया कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो अब देखिए कंडीशनिंग क्या हुआ, अनुबंधन किसको कहा गया? समझे जी? अनुबंधन कहा गया कि कुत्ता क्या किया ना कि वो एसोसिएट किया, मतलब जोड़ा। क्या चीज को? कुत्ता जोड़ा इस बात को कि अब घंटी बजी तो हमको भोजन दिया जाएगा। तो घंटी को जो भोजन से वो जोड़ा, इसी को कहा गया लर्निंग। इसको क्या कहा गया? तो ये लर्निंग कैसे हुआ? बार बार रिपीट करने से लर्निंग वैसे ना हुआ जी, कि जब इस अनुक्रिया को या इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया, तब ना उसको आया समझदारी की
अब घंटी बजा है तो हमको भोजन मिलेगा। तो कंडीशनिंग के कारण नहीं समझ में आया उसको, ये बात बार बार दोहराना यही हो गया कंडीशनिंग। अब कंडीशनिंग के कारण ही उसको ये समझ में आया कि अब घंटी बजा है तो भोजन मिलेगा। बात समझ गए? तो घंटी बजने को भोजन मिलने से जो वो जोड़ा, कनेक्ट किया, तो इसी को कहा गया लर्निंग। बात समझ में आ गई? तो यहां लर्निंग कैसे हुआ? कंडीशनिंग से हुआ, बार बार दोहराने से। बात समझ गए? अब इसमें क्या क्या कंसेप्ट है इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा जी। इसमें कंसेप्ट ये सब है, देखिए जरा। UCS, 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 CS, UCR और CR, यही मेन चार, यही सब कुछ कुछ इसका कंसेप्ट है। UCS हुआ मतलब अनकंडीशनड, अनकंडीशनड, ये हुआ अन से यू, कंडीशन हुआ सी, कंडीशनड स्टिमुलस। इसको हिंदी में कहा गया स्वाभाविक उद्दीपन। ठीक है, ये हुआ कंडीशनड स्टिमुलस। स्टिमुलस, इसको कहा गया अनुबंधित उद्दीपन, अनुबंधित उद्दीपन। इसको कहा गया यूसीआर को अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। इसको हिंदी में कहा गया अनुबंधित अनुक्रिया, सॉरी स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया। और ये हुआ कंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स। इसको हिंदी में कहेंगे अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, ये सब हो गया। दिख रहा है सबको? उसमें दिख रहा है कि नहीं? बता दे, बताए। अब देखिए क्या है ना कि हुआ जी, बता देते। देखिए क्या है ना कि अभी हम कुछ कुछ बोलेंगे तो आप लोग को मुंह में लार आ जाएगा। जैसे मटन टिक्का, टिक्का चिकन बिरयानी, नहीं तो चाट मसाला, चाट, इमली, रसमलाई, गोलगप्पा, ये सब बोलने से आपको सबको मुंह में पानी आ गया। बात समझे? क्योंकि आप बचपन से खाए तो आपको पता है कि कैसा होता है। इसी कारण से अपने आप ये आपको मुंह में ला रहा है। तो ध्यान दीजिए इधर। तो भोजन का नाम सुनने से मुंह में ला आना ये एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। क्या चीज है? स्वाभाविक अनुक्रिया। भी हम आपको बताए अनकंडीशन रिस्पॉन्स। लार आना भोजन से, भोजन का नाम सुनकर लार आना, ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। समझे? समझ में आया? और भोजन यहां पर हुआ स्वाभाविक उद्दीपन। भोजन क्या हुआ? स्वाभाविक उद्दीपन।
नहीं हुआ? भोजन हुआ उद्दीपन कैसा? अनकंडीशन, क्योंकि भोजन से लार आना ही है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसके लिए कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है। भोजन का नाम सुन के लार आना, ये हो गया अनकंडीशन स्टिमुलस। और अनकंडीशन स्टिमुलस भोजन हुआ और लार आना, ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब ये स्वाभाविक उद्दीपन, ये स्वाभाविक अनुक्रिया। अभी मान लिया हम घंटी बजाना शुरू करें, ध्यान दीजिएगा जी, तो घंटी कितनों हम बजाएंगे, दिन भर बजाते रहेंगे या कहे 2 4 10 साल भी बजाएंगे, आपको मुंह में लार आएगा? तो इसका मतलब घंटी क्या हुआ? घंटी हुआ न्यूट्रल स्टिमुलस। क्या हुआ? न्यूट्रल। ये हुआ न्यूट्रल, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? नहीं, मतलब न्यूट्रल है, इसको, इसका कोई संबंध लार से नहीं है, नहीं ना है। तो घंटी, चूंकि घंटी कितना भी बजाते रहेंगे, पूरा जिंदगी भर आपको लार नहीं आना है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? न्यूट्रल स्टिमुलस। मतलब इसका कोई उद्दीपन, मतलब कोई किसी तरह का उद्दीपन नहीं है, न्यूट्रल है। अब लेकिन घंटी बजाए और भोजन दिए, घंटी बजाए भोजन दिए, घंटी बजाए भोजन दिए, ऐसा जब 10-20 बार किए तो अब खाली घंटी बजने से लार आने लगा। तो अब घंटी न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं रहा, अब जो, हाँ तटस्थ, इसको हिंदी में कहते हैं तटस्थ उद्दीपन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? तटस्थ उद्दीपन, ठीक है। तो अभी तक ये तटस्थ उद्दीपन था, लेकिन जब घंटी बजाए भोजन दिए, घंटी बजाए भोजन दिए, इस तरह की प्रक्रिया जब हम लोग 10-20 बार दोहराए, तो अब घंटी बजने से भी वह वैसे ही क्रिया करने लगा जैसा स्वाभाविक उद्दीपन यानी भोजन के कारण कर रहा था, जैसा अनकंडीशन स्टिमुलस के कारण कर रहा था। लार आना है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया। घंटी है तटस्थ उद्दीपन, अब घंटी के कारण वह वैसे ही अनुक्रिया कर रहा है जैसे भोजन के कारण करता था, लार आने लगा। तब अब घंटी हो गया कंडीशन स्टिमुलस। अब भोजन क्या हो गया? कंडीशन स्टिमुलस। समझे जी? तो इसको कहा गया CS, शॉर्ट में स्वाभाविक नहीं, अनुबंधित उद्दीपन हो गया। अब ये क्या हुआ? अब घंटी अनुबंधित उद्दीपन हुआ। बात समझे? तो समझ गए? तो अनुबंधित उद्दीपन के, तटस्थ उद्दीपन के कारण भी कुत्ता अब वैसे ही अनुक्रिया करने लगा जैसा स्वाभाविक उद्दीपन के कारण करता था, लार होने लगा। तब इस कारण से घंटी को कहा गया कंडीशन स्टिमुलस। और तब जो ये लार आना होगा घंटी के कारण, लार CS के कारण लार आना, मतलब अनुबंधित उद्दीपन कारण लार आया, तो अब इसको कहा गया कंडीशन रिस्पॉन्स। क्या कहा गया जी? कंडीशन रिस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया। घंटी के कारण लार आना, ये क्या कहलाया? अनुबंधित अनुक्रिया। और घंटी के कारण वैसी अनुक्रिया क्या जैसे भोजन के कारण होता था, UCS के कारण होता था, इसलिए अब घंटी हो गया तटस्थ उद्दीपन नहीं रहा, अब ये घंटी हो गया अब अनुबंधित उद्दीपन। बात समझे? तो अब वो जो संबंध स्थापित किया, घंटी को भोजन के साथ संबंध स्थापित हुआ, तो इसी को कहा गया लर्निंग। और ये घंटी को भोजन के साथ संबंध क्यों स्थापित किया? ये 10-20 बार रिपीट करवाया गया इसलिए। तो कंडीशनिंग के कारण लर्निंग हुआ। क्या चीज कारण लर्निंग हुआ? कंडीशनिंग के कारण लर्निंग हुआ। क्या चीज हो गया?
साला बाबू, ये तो समझे डिक्लाइन, लेकिन मेरा बंद कर दिया जी। नहीं बंद हुआ, पॉज हुआ खाली। लर्निंग किसको कहा गया कि तटस्थ अनुबंधन का जो अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ, मतलब स्वाभाविक अनुबंधन के साथ जो संबंध स्थापित किया गया, तो उसी को कहा गया लर्निंग। बात समझ गए? अब ये कंडीशनिंग से हुआ लर्निंग। कंडीशनिंग क्या हुआ कि बार बार रिपीट किया गया इसी प्रक्रिया को। तो इसका मतलब आप सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे? किसी चीज को बार बार दोहराएंगे तब आपका कंडीशनिंग होगा। बात समझे? तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को आप सिखाएंगे तो उसको एक बार पढ़ा के छोड़ देंगे तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ना है, उसको कई बार पढ़ने के लिए प्रेरित करना या आपको पढ़ाना होगा। यही हुआ ये थ्योरी। बात समझे? तब तक उसको पढ़ाते रहना जब तक वो कंडीशनिंग नहीं हो जाए पूरा उसका। बात समझ में आई? अब इसमें कुछ चीजों का महत्व। अच्छा क्या है ना कि इस एक्सपेरिमेंट को, इसका एक वो चेला था, समझे, और चेला और चेली, वाटसन और रेनर, वाटसन और रेनर, वाटसन एवं रेनर, ये दोनों मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा अलग ढंग से करने की कोशिश किया। ये तो कुत्तापन किया। तो क्या किया, एक आदमी बच्चा जिसका नाम था अल्बर्ट, उसके साथ प्रयोग किया। आपको परीक्षा में ये सब भी आता है कि वाटसन एंड रेनर के द्वारा ये कंडीशनिंग के लिए किस चीज पर प्रयोग किया गया। तो किस चीज पर प्रयोग किया गया? मानव शिशु पर। ठीक है, इसका नाम क्या था? अल्बर्ट। क्लियर जी? तो अल्बर्ट पर क्या प्रयोग किया गया? उसको एक सफेद चूहा लाके दिया जी, समझे, सफेद चूहा लाके दिया तो बच्चा खेलने लगा। ये स्वाभाविक हुआ कि सफेद चूहा से बच्चा खेलने लगा। बात समझे? अब क्या हुआ कि वो जब खेल रहा था तो अचानक धमाका किया, समझे? देखिए जा रहा है पूछे थे। वाटसन और रेनर जो है ये एक्सपेरिमेंट किया कि एक बच्चे के सामने लाके दिया क्या बोली, एक चूहा, सफेद चूहा, उसे खेलने लगा। इसी बीच धमाके का आवाज किया। तो धमाका का आवाज से डरना बच्चे का यह एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, नहीं जी? तो धमाका यहां पर क्या हुआ? अनकंडीशनड स्टिमुलस। धमाका क्या हुआ? उससे डरना, ये भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ। ये स्वाभाविक उद्दीपन हुआ, धमाका स्वाभाविक अनुक्रिया हुआ। लेकिन जब देखा गया इसी तरह कि चूहा दिया फिर धमाका किया, चूहा दिया गया फिर धमाका किया, तो अब देखा 10-20 प्रयास के बाद क्या वो चूहा जिससे वो खेल रहा था अब उससे डरने लगा। बात समझ गए जी? अब उसका कंडीशनिंग हो गया, बच्चे को ये दिमाग में हो गया कि अब चूहा दिया है तो धमाका करेगा। बात समझे? तो कंडीशन से वो सीख लिया कि चूहा का मतलब है कि अब धमका होना है। बात समझे? तो उसका भी लर्निंग हुआ कंडीशनिंग से। अब इसको थोड़ा और बढ़ाया एक्सपेरिमेंट को, समझे, कि सफेद चूहा के बदले अब ला दिया सफेद फर वाला कोट, तो भी बच्चा डरने लगा। उसी तरह से सफेद कुछ भी लाया, खरगोश लाया, कुछ भी लाया तो बच्चा डरने लगा। तो इसको कहा गया जनरलाइजेशन। क्या कहा गया? सामान्यीकरण, उद्दीपन सामान्यीकरण। तो यही है इसका पूरा पैवलॉव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट ये सब है जी, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर CS और CS मतलब कंडीशन स्टिमुलस और UCS, इसको आप ये भी कह सकते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस या कंडीशन स्टिमुलस हो गया ना घंटी, और UCS के बीच का समय अंतराल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि अभी घंटी बजाया और 1 घंटा बाद भोजन दिए तो ये जिंदगी भर करते रह जाएंगे तो भोजन 1 घंटे बजने से लार नहीं आएगा कुत्ते। बात समझ में आई? कि इन दोनों के बीच का समय अंतराल का बहुत इंपॉर्टेंस है। वो समय अंतराल था 500 मिली सेकेंड।
हाँ, या 0.5 सेकेंड। तो ये आवश्यक है। पहला चीज, दोनों के बीच का अनुबंधित उद्दीपन और स्वाभाविक उद्दीपन के बीच का समय अंतराल इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज ये हुआ कि आपको भी बताया कि उद्दीपन सामान्यीकरण, कि जब बच्चा सफेद चूहा डरने लगा तो सफेद चूहा से मिलता है तो हर चीज डरने लगा। इसको कहा गया सामान्यीकरण, मतलब जनरलाइज कर देता है आदमी। अब जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि स्कूल का किसी क्लास का बच्चा किसी खास टीचर से डरता है या चिढ़ता है तो उसके दोस्तों से भी चिढ़ेगा। मतलब दूसरा टीचर, मान लीजिए कि आप मैथ के टीचर से आपको इरिटेशन होती है या आप चिढ़ते हैं, मैथ के टीचर का दोस्त है हिंदी का टीचर, तो उससे उसको चिढ़ हो जाएगा। यहां तक कि मैथ का टीचर अगर बोलेगा इस किताब से मैथ बनाओ तो उस किताब से वो नहीं बनाएगा मैथ। तो इसको क्या कहा गया? उद्दीपन सामान्यीकरण। और ये इसका मतलब ये आपको क्यों बताया जा रहा है कि अगर आप बच्चे के साथ इस तरह का बिहेव करेंगे तो उसका इफेक्ट ये होगा कि और आपके साथ वाले लोगों के साथ भी वो चिढ़ने लगेगा। बात समझ गए ना? अब इसका उल्टा है विभेद। विभेद मतलब डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंशिएशन। विभेद का क्या मतलब है कि कुत्ता को कोई खास प्रकार के घंटी से ही बजने के बाद मुंह में लार आता था, समझे? जैसे कि वो 1000 हर्ज फ्रीक्वेंसी के घंटी से ही उसको लार आता था। 900 हर्ज का या 1100 हर्ज फ्रीक्वेंसी का अगर घंटी बजा देंगे तो वो समझ जाता था कि ये वो वाला घंटी नहीं है जिसके बाद मेरा भोजन आता था। तो चूंकि ये वाला घंटी बज रहा था और उसके बाद भोजन मिल रहा था उसको, तो ये वाला इस फ्रीक्वेंसी का या इस फ्रीक्वेंसी का घंटी जब बजाएगा तो उसको लार नहीं आया। इसका मतलब वो भेद करना सीख गया कि ये वो वाला घंटी नहीं है जिसके बाद हमको भोजन मिलता है। बात समझ गए? तो इसको कहा गया विभेदीकरण। अब नेक्स्ट इसमें है कि विलोप एवं स्वतः पुनर्लाभ, मतलब एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रेस्टोरेशन। विलोप एवं स्वतः पुनर्लाभ। पुनर्लाभ इसका मतलब हुआ देखा ये क्या, सुनिए जी क्या हुआ कि घंटी बजाया भोजन दिया। अब क्या किया कि घंटी बजाया भोजन नहीं दिया और इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया। घंटी बजाया भोजन नहीं दिया, घंटी बजाया भोजन नहीं दिया, तो देखा कि धीरे धीरे उसको लार आना बंद हो गया, मतलब विलोप हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया लार आने की प्रक्रिया। फिर 2-4 महीने के बाद घंटी बजाया तो कुत्ता को हल्का हल्का लार आने लगा। इसका मतलब कुत्ते को ये फील हुआ घंटी बजाया, हो सकता है आपको भोजन मिली। बात समझ में आ गई थी? तो अब इससे क्या पता चलता है कि अगर आप कोई चीज को बहुत दिन नहीं पढ़े, उसको भूल गए, लेकिन जब उसको फिर से पलटेंगे तो आपको धीरे धीरे याद आने लगेगा कि वो ये तो हमारा पढ़ा हुआ चीज है। जैसे आप कोई सिनेमा ही देखे हैं, मान लिया आप 5वीं क्लास में थे, सिनेमा देखे हैं तो आप भूल गए हैं, लेकिन जब देखने लगेंगे उसको तो आपको याद आने लगेगा, ओ अच्छा इसके बाद तो ये होगा। नहीं जी, तो इसी को कहा गया विलोप एवं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बीच बीच में देखते रहना है, तब आपको याद रहेगा। तो यही सब इसका शैक्षणिक महत्व है। ये हम क्या पढ़ाए अभी? पैवलॉव का क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत। इसको एस टाइप अनुबंधन भी कहते हैं, इसको रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, इसको क्लासिकल कंडीशनिंग भी थ्योरी कहते हैं, इसको एस टाइप अनुबंधन भी कहते हैं। तो आज इतना ही हो गया, ठीक है? चलिए जय हिंद। आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्किनर, ठीक है जी। और अगर समय बचेगा तो स्किनर के बाद भी और कुछ पढ़ लेंगे, जैसे थॉर्नडाइक का कुछ पढ़ लेंगे या कुछ, ठीक। चलिए जय हिंद।